सर्दियों का समय था। हीरापुर नामक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं। एक का नाम टीना और दूसरी का नाम कविता। अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही उनके माँ पिता का देहांत हो चुका था। कविता बड़ी और समझदार थी और टीना बहुत ही छोटी और नासमझ थी। कहाँ मर गई करमजही? आ रहे हो चाचे? मैंने बोला था तुझे कि ये बर्तन धो दो, फिर तूने ये क्यों नहीं किया? हराम की खाने की तुम दोनों बहनों को आदत पड़ गई है ना। आने तो दो, आज उन्हें बताती हूँ कि तुम दोनों केवल हराम का खाती रहती हो, काम धाम तो कुछ है नहीं। कविता, वो कविता कहाँ मर गई? ले संभाल अपनी इस बहन को, कुछ ढंग से करना भी नहीं आता। पता नहीं मेरे ही कर्म फूटे थे जो ये दोनों मनहूस मेरे घर में आ गई। ऐसा मत बोलो चाची, अब आप ही तो हमारा सहारा हो। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि सर्दियों में हाथ ही नहीं काम करते। आपके सिवा है कौन हमारा? आपको जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, पर टीना तो अभी छोटी और नासमझ है, उसे कुछ समझ नहीं है। इतनी ठंड है कि ठंडा पानी की वजह से हाथ काम नहीं करते। अब तू मुझे ज्ञान देगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? चुपचाप काम कर, मुझसे जुबान ना लड़ा। अगर काम नहीं करेगी तो तुझे और तेरी बहन को खाना नहीं मिलेगा। मैं ही तो सारा काम करती हूँ चाची, पर आप फिर भी मुझे हमेशा ताने देती रहती हो, और अब तो आप मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती हो। इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे जबान लड़ाने लगी। मेरा ही खाती और मुझसे ही जबान लड़ाती है। ना ना चाची, आप मुझसे बड़ी हो, मैं आपसे जुबान कैसे लड़ा सकती हूँ? और जैसे ही कविता बोलती है, तुरंत ही गुंजन कविता के एक तमाचा मारती है और बेचारी कविता रोती रोती अंदर चली जाती है और घर का काम करने लगती है। दूसरी तरफ कविता को रोते हुए देखकर टीना भी रोने लगती है और कविता से कहती है, दीदी, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो हमारे पास क्यों नहीं है? अगर आज वो होते तो हम लोग कितने खुश रहते। चाची आपको कितना परेशान करती है। आप जो भी काम करती है वो उसके बदले वो मुझे खाना देते हैं। अगर आप काम ना करो तो वो खाना भी ना दे। आपकी वजह से ही मेरा पेट भर पाता है। तू चिंता मत कर, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी अफसर बन जाएगी, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों बहुत खुशी से रहेंगे। हाँ दीदी, फिर हम दोनों अपना घर बना लेंगे और उसी में रहेंगे। हाँ टीना, अच्छा अब मैं काम करने जा रही हूँ और तू जाकर पढ़ाई कर। ठीक है दीदी। फिर टीना पढ़ाई करने लगती है और कविता घर का काम करने लगती है। तभी कुछ ही देर में चाचा आते हैं तो गुंजन तुरंत ही उनके पास जाती है और टीना और कविता की शिकायत बताने लगती है। देखिए जी, ये दोनों कुछ काम नहीं करती हैं। पूरा दिन घर में आराम से पड़ी रहती हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। और आज तो ये कविता मुझसे जुबान भी लड़ा रही थी। और आप फालतू भी इस टीना की पढ़ाई में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? कौन सा ये हमारी बेटी है? क्यों फालतू में पैसा फूंक रहे हो? कौन सा ये बड़ी अफसर बन जाएगी? अरे वो हमारे भाई की ही तो बेटियां हैं। अब उनका मेरे सिवा सहारा ही कौन है? अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो और कौन पढ़ाएगा? और मुझे लगता है कि टीना जरूर कामयाब होगी, क्योंकि उसके अंदर मेहनत और लगन करने का जुनून है। ठीक है, आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है ना। खुद ही देख लेना, देखती हूँ कि ये क्या बन जाती है। इतना कहकर गुंजन अंदर जाती है और अपने मन में सोचती है, इनका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन चाचा काम पर चले जाते हैं और गुंजन कविता और टीना को काम करने के लिए तंग करने लगती है। तभी वो टीना को आवाज लगाती है, टीना, ओ टीना, कविता, तुम दोनों कहाँ मर गईं? ये जो काम पड़ा है ये कौन करेगा? आ रही हूँ चाची, मैं पढ़ रही थी इसलिए काम नहीं कर पाई। ये अपनी पढ़ाई का ड्रामा मेरे सामने मत करना। चुपचाप काम करो, नहीं करना है तो घर से निकल जाओ। और आज तो वैसे भी तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। चाची, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। आप क्यों परेशान करती हो हमें? हम काम तो करते हैं ना। अब तू भी उस कविता की तरह जुबान लड़ाने लगी। तभी गुंजन टीना को 2 तमाचे मारती है और बोलती है, चुपचाप निकल जा यहाँ से। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ मरना है मरो जाकर। क्या हुआ चाची, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक मत किया कर, मुझे सब पता है। और चुपचाप तुम दोनों बहनें निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ मरना है मरो जाकर।
ऐसा मत बोलो चाची, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ चुपचाप। तभी गुंजन धक्के मारकर उन दोनों को घर से निकाल देती है। बेचारी कविता और टीना भयंकर सर्दियों के टाइम रोती और भटकती हुई चली जाती है। तभी टीना कविता से कहती है, दीदी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब हम अपनी रात कहाँ गुजारेंगे? ये देखो टीना, ये मुझे जंगल लग रहा है। चलो यहाँ चलते हैं। कुछ लकड़ियाँ पड़ी होगी, उन्हें जलाकर थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है दीदी। तभी वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाती हैं और वहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढने लगती हैं और आग जलाती हैं। तभी कुछ ही देर में दो बुजुर्ग दादाजी और दादी जी आते हैं। वो कविता और टीना को देखकर उनसे बोलते हैं, बेटी, इतनी सर्दी में तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शाम आने को हो गई है। ये जंगल का इलाका है, जंगली जानवर भी घूमते हैं। चलो अब अपने घर जाओ। दादाजी की बात सुनकर कविता रोने लगती है। कविता को रोता हुआ देखकर दादाजी बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कृपया रो मत। दादाजी की बात सुनकर कविता शांत हो जाती है। तभी दादाजी फिर से बोलते हैं, अरे बेटी, बताओ तो क्या हुआ है? क्या रास्ता भटक गई हो? कुछ तो बताओ। दादाजी की बात सुनकर टीना और कविता को बहुत अच्छा लगता है और तभी कविता को एक नई उम्मीद मिलती है और वो दादाजी से कहती है, दादाजी, मैं यहीं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। मेरे माँ पिता बचपन में ही चल बसे थे, तो हम दोनों बहन चाचा चाची के साथ रहते थे। पर आज मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं? इसीलिए हम इस जंगल में आ गए थे और इतनी सर्दी हो रही थी। मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल में लकड़ियाँ जलाकर ही रात गुजार ले। कविता की बात सुनकर दादाजी भावुक हो जाते हैं और कविता से कहते हैं, अरे बेटी, तुम परेशान मत हो। यहीं पास में मेरी झोपड़ी है। हम दो बुजुर्ग, बूढ़ा और बुढ़िया, उस झोपड़ी में अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। अरे दादाजी, आपके पास तो खुद ही दिक्कत होगी और हम दोनों का बोझ आप कैसे उठा पाएंगे? अरे तुम ये क्यों सोच रही हो बेटी? तुम हमारी बेटी जैसी हो। बेटियां भला बोझ होती हैं? दादाजी की ये बात सुनकर कविता भावुक हो जाती है और रोने लगती है। अरे दादाजी, पूरे गांव में सब मुझे मनहूस मानते हैं। आज तक किसी ने मुझे अपनी बेटी नहीं कहा। आज आपने मुझे मेरे माँ पिता की याद दिला दी। अरे बेटी, मैं तुम्हारे दादाजी जैसा ही तो हूँ। चलो अच्छा, अब बहुत रात होने वाली है। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। और तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना? चलो अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। तभी कविता और टीना दोनों दादा और दादी जी के साथ उनके घर जाती हैं और घर जाते ही दादी कविता से कहती है, ये लो बेटी, खाना खा लो। फिर उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाकर टीना दादी जी से बोलती है, दादी, मुझे सुबह से बहुत तेज भूख लगी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना दिया। मुझे आनंद ही आ गया। अच्छा बेटी, अब चलो सो जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है और सर्दी भी तो बहुत है। फिर वो चारों सो जाते हैं। अगले दिन जब वो सोकर उठते हैं तो कविता बोलती है, अच्छा दादाजी और दादी जी, अब हम दोनों चलते हैं। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो अब? तुम इसे अपना ही घर समझो। अरे नहीं दादाजी, आपने मेरे लिए इतना किया, यही बहुत है। अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं भी यहीं कहीं झोपड़ी बनाकर हम दोनों बहन अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहीं कहीं पास में काम ढूंढ लूँ जिससे मेरी बहन को पढ़ाई में भी दिक्कत ना हो। अब उसकी पढ़ाई भी तो मुझे ही पूरी करनी है ना। अरे बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे दादाजी किस लिए हैं? अब मैं टीना की पढ़ाई करवाऊंगा। जो भी खर्चा आएगा मैं पूरा दूंगा। नहीं नहीं दादाजी, आपने इतना ही मेरे लिए कर दिया, यही बहुत है। आप तो वैसे भी इतने बुजुर्ग हैं और अब हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने बोला था ना कि आज से तुम मेरी बेटी हो। और बेटियां बोझ थोड़ी ना होती हैं।
और हर बार ये बोझ बोझ मत किया करो। आज से तुम दोनों यहीं रहोगी। दादाजी की बात सुनकर कविता दादाजी से कहती है, अच्छा ठीक है दादाजी, अगर आप बोलते हैं कि हम यहीं आपके साथ रहें तो हम रहेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ आपके काम में हाथ बटाऊं। ठीक है बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे काम में मेरी मदद करो। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं इसी जंगल में जो भी सूखे पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है उसे हम दोनों बूढ़ा बुढ़िया का गुजारा हो जाता है। अच्छा दादाजी, तो मैं भी आज से आपके साथ बाजार में लकड़ियाँ बेचने चलूंगी। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो फिर और भी ज्यादा मुनाफा होगा। कविता की बात सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कविता से कहते हैं, बेटी, तुम कितनी समझदार हो। अगर आज तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम पर बहुत गर्व महसूस करते। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। दादाजी, हालात और परिस्थिति अच्छों को सुधार देती है। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं जंगल जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए, फिर उन्हें बाजार में भी तो बेचना है। ठीक है दादाजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, शायद मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकूं। फिर वो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और दादाजी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगते हैं और नीचे कविता सारी लकड़ियों का गट्ठर बनाकर रखती है। फिर वो दोनों उन्हें बाजार ले जाकर बेच देते हैं और जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो घर का राशन खरीद लेते हैं और घर आ जाते हैं। घर आते ही, दीदी आप आ गई। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगी। दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, तू रुक, अभी मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। कविता की बात सुनकर दादी कविता से कहती है, बेटी तुम थक गई होगी, मैं बना देती हूँ। नहीं दादी, आप चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और आप सब आराम से बैठो, मैं आप सबके लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। फिर कविता रसोई घर में जाती है और उन सब के लिए कुछ खाने को बनाकर लाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता दादाजी के साथ बाजार जाती है तो एक व्यापारी जो कि अक्सर दादाजी से ही लकड़ियां लेता था, वो कविता को देखकर कविता से कहता है, मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? आप मुझे अच्छे व्यक्ति लगते हैं। मैं आपको बहुत समय से जानती हूँ। मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में दादाजी और दादी जी हैं और एक मेरी छोटी बहन है। अगर मैं आपके साथ विवाह करके आपके साथ चली जाऊंगी तो उनका सहारा कौन बनेगा? कोई बात नहीं, हम सब साथ रहेंगे। वैसे मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे और आपकी वजह से मुझे भी तो मेरा परिवार मिल जाएगा। व्यापारी की बात सुनकर कविता उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो दोनों ये बात दादा दादी को बताते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, ठीक है बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने जो फैसला लिया होगा सोच समझकर ही लिया होगा। आखिर अब मैं भी तो बिल्कुल असमर्थ हूँ। फिर वो दोनों कुछ ही दिन में विवाह कर लेते हैं और वो गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ शहर जाकर टीना की पढ़ाई अच्छे ढंग से होने लगती है और कुछ वर्ष बीत जाते हैं। टीना बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और दूसरी तरफ गांव में चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बहुत इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत कोई नहीं ठीक कर पाता। तभी गांव के कुछ लोग कहते हैं, अरे अब इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता। इनकी तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है भैया। अब इन्हें शहर ही ले जाओ, शायद ही ये ठीक हो जाए। वैसे तो मुश्किल है। उस गांव वाले की बात सुनकर चाचा बोलते, अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज ही गुंजन को शहर ले जाता हूँ। फिर वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं और वो गुंजन को एक अस्पताल में एडमिट कर देता है। जिस अस्पताल में गुंजन एडमिट होती है वो अस्पताल टीना का ही होता है। तभी कुछ ही देर में टीना गुंजन का इलाज करने के लिए आती है। गुंजन टीना को देखती है पर वो पहचान नहीं पाती, लेकिन टीना गुंजन को पहचान लेती है और तभी गुंजन से कहती है, अरे चाची, आप यहाँ कैसे? और आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई, आपने मुझे बताया भी नहीं। टीना की ये बात सुनकर गुंजन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उससे कहती है,
अरे बिटिया, तुम इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुम्हें पहचान ही ना पाई। कैसी हो बिटिया? मुझे माफ कर दो। मैं जिस दिन तुम दोनों को घर से निकाला था, तब से ही मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। गांव के कुछ लोगों ने बोला था कि जाओ शहर जाकर इलाज कराओ, शायद तुम्हें आराम मिले। और मेरा भाग्य देखो कि मुझे तुम मिल गए। अरे चाची, आप मुझसे बड़ी हो, मेरी माँ जैसी हो, और माँ भला बेटी से माफी थोड़ी ना मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होती तो शायद मेरी तो जान ही चली जाती। ऐसा मत बोलो चाची, और अब आपको उसे गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर टीना चाचा चाची को अपने घर ले जाती है। घर में दादा दादी और कविता सब होते हैं। चाचा चाची को देखकर कविता बोलती है, अरे चाचा चाची, आप यहाँ कैसे? आओ बैठो। मुझे लगा था आप हमें भूल ही गए होंगे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और देखो, तुम आज भी मुझे कितना सम्मान देती हो, कितने प्यार से बात करती हो। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं चाची, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और माँ भला बेटी से माफी थोड़ी ना मांगती है। और आज से आप हमारे साथ ही यहीं रहेगी। फिर वो सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।